मित्रों, मैं हूं आदित्य प्रकाश और लेकर आ गया हूं हिंदी का विशेष कार्यक्रम हिंदी यात्रा। आप सुन रहे हैं फनेशिया 104.9 एफएम पर हिंदी का विशेष कार्यक्रम हिंदी यात्रा। और जैसा कि जानते हैं कि मित्रों, हर रविवार की रात 9 से 10 भाषा, साहित्य, संस्कृति की बातें फनेशिया 104.9 एफएम पर। कहते हैं मित्रों कि आप विश्व के किसी भी कोने में रहें, आपकी पहचान आपकी भाषा संस्कृति से है। कहते हैं कि भाषा जिस व्यक्ति के पास नहीं रहती है, उसकी कथा व्यथा रह जाती है। संस्कृति गान हो, लोक गाथा हो, भावना कल्पना की उड़ान हो, विचार चिंतन हो, आत्मकथा हो, बीती व्यथा हो, सब मिलकर साहित्य बुनते हैं। और रेडियो से मित्रों हमारा यही विनम्र प्रयास है कि आप अपने देश से हजारों मील दूर विदेश में बैठे हों, आप अपनी भाषा और संस्कृति के साथ अवश्य बने रहें। तो मित्रों, आप सुन रहे हिंदी का विशेष कार्यक्रम हिंदी यात्रा। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य प्रकाश और हमारे स्टूडियो का नंबर है 9722355555। और आज विशेष दिन है, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। तो विश्व के कोने कोने में प्रकृति संरक्षण और प्रकृति की बातें चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज आपको बता दूं मित्रों कि हमारे स्टूडियो में उपस्थित है एक विशेष अतिथि, जिनके बारे में थोड़ी देर बताऊंगा और उनसे बातें भी होंगी। पर्यावरण, प्रकृति मित्रों, गीतकार भरत व्यास ने बड़ी अच्छी बातें की है। ये कौन चित्रकार है, ये किस कवि की कल्पना है। कहा जाता है कि संसार के सृष्टि के पहले ईश्वर के मन में भी एक कवि की तरह कल्पना आई होगी। ये पेड़ पौधे, नदी तालाब, हवाएं, ये प्रकृति में समाया हुआ गीत, मानो लगता है किसी ने कल्पना तो अवश्य की थी। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि आज विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है। पूरे पृथ्वी पर हर देश प्रकृति के संरक्षण के लिए कुछ न कुछ अपना प्रयोग कर ही रहा है। कहा जाता है कि हम प्रकृति के अंग हैं। नेचर जो है, वी आर पार्ट ऑफ नेचर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मदर नेचर। इसीलिए संस्कृत में शब्द है जननी, जिससे सभी का जन्म होता है। और एक गीत आपने सुना होगा कि धरती मेरी माता, पिता आकाश। ये वेदों से बात आई है कि धरती को माता और पिता को आकाश माना गया है। तो चलिए मित्रों, आपको बता दूं कि हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं डॉक्टर पंकज जैन जी। तो पंकज जैन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदित्य जी। और आपको कैसा लग रहा है आज फनेशिया के स्टूडियो में बैठकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फनेशिया से मेरा परिचय यहाँ डैलस आने से भी पहले हो चुका है, क्योंकि आपने एक बार फोन पे मेरा इंटरव्यू लिया था। तब मैं राले नॉर्थ कैरोलिना में था। मैं आज से करीब 2 साल पहले, तब से मैं फनेशिया का नाम मैं सुनता आया हूँ। लेकिन जब डैलस मूव हुआ पिछले साल, जब मेरा यहाँ पे परमानेंट पोजीशन मुझे मिली यूएनटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास डेंटन में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैं डैलस में आया हूँ और बहुत ही रेगुलरली हम फनेशिया सुनते हैं, घर पे, कार में, दोनों एफएम और एएम स्टेशन। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए पंकज जी, आपको स्टूडियो में पाकर हम भी काफी प्रसन्न हैं। और मित्रों, मैं बता दूं कि डॉक्टर पंकज जी ने अपनी कम उम्र में काफी अच्छी उपलब्धि की है। ये अभी स्थानीय यूएनटी डेंटन में असिस्टेंट प्रोफेसर रिलीजियस स्टडीज के साथ साथ और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। और इनकी पुस्तक जो है धर्म
एन इकोलॉजी ऑफ हिंदू कम्युनिटीज इनकी आई है, अभी हाल में प्रकाशित हुई है। तो पंकज जैन जी थोड़ा सा बताएं कि ये पुस्तक के लिए आपको प्रेरणा, इंस्पायरेशन कैसे मिली? जी बिल्कुल। तो प्रकृति के जैसा सुंदर सुंदर बातें कर रहे थे आपकी शुद्ध हिंदी में, इतनी प्यारी लगती है आपकी हिंदी। तो प्रकृति की जैसा आपने कहा, हर हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, सभी जगह प्रकृति के प्रति पूजन दिखाई देता है जी। लेकिन उसके बावजूद हम जब यहाँ आते हैं तो पहला हमको जैसे ही हम पहुंचते हैं इस देश में तो ऐसा लगता है कि हर तरफ, जैसे मैं जब पहली बार पहुंचा मुझे लगा कि ये लाखों कारें यहाँ पे दौड़ रही हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मुझे पहला तो सवाल यही मन में उठा कि किस तरह से ये सस्टेन कर पाएंगे। प्रकृति के जो संसाधन हैं वो इतने सीमित हैं और उनका उपयोग और कुछ हद तक दुरुपयोग भी इतना ज्यादा है, अमर्यादित है, तो किस तरह से सस्टेन करेंगे यहाँ पे इकोनॉमी को, इकोलॉजी को, किस तरह से प्रकृति के संसाधनों को ये कैसे सस्टेन कर पाएंगे अपने आप को। पहला तो सवाल ये था जब मैं यहाँ पहुंचा 1996 में। और फिर जब मैं अपना अध्ययन मैंने शुरू किया पीएचडी का वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में, तब मुझे ये प्रश्न मिले और एक कोर्स भी मैंने लिया और मुझे लगा कि ये एक बहुत ही सामयिक प्रश्न है और किस तरह से अपने धर्म और दर्शन से जो मैंने ज्ञान सीखा है और जो ज्ञान अर्जित करता आया हूं मैं, वो किस तरह से उस ज्ञान को यहाँ की समस्याओं को सुलझाने में किस तरह से उसका उपयोग किया जाए, उन परंपराओं का, उस ज्ञान का। तो उस प्रेरणा को फिर मैंने अपने रिसर्च का विषय बनाया और फिर वो पीएचडी का। तो पंकज जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से विज्ञान की प्रगति चल रही है और लोग जो भी संसाधन यानी कंफर्ट जो मिल रहे हैं उसको लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि विज्ञान जिस तरह से उपलब्धियां दिन ब दिन लोगों के सामने रख रहा है और लोग उससे अभ्यस्त यानी कि यूज्ड टू हो रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि प्रकृति अपना बना पाएगी संतुलन अगर ये विज्ञान जिस गति से चल रहा है, उसके बाई प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे नहीं है बहुत सारे? क्या आपको लगता है सोचकर? ये बहुत बड़ा सवाल है ये, और न सिर्फ यहाँ पे बल्कि एशिया में भी भारत, चीन, जापान सभी देश इसी अंधाधुंध दौड़ में है कि किस तरह से जल्दी वो भी पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को अपना के किस तरह से वो भी अपनी प्रगति को तेज रफ्तार से दौड़ाएं। सब जगह यही कोशिश चल रही है, लेकिन उस दौड़ के पीछे अगर हमने हमारे जो सिद्धांत हैं, जो हमारी बुनियादी जो शिक्षाएं हैं, उसको हमने साथ में नहीं रखा तो हमारा विनाश निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता उसको। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज इतनी अंधाधुंध दौड़ के बावजूद पिछले 3 साल से एक सर्वे किया गया, नेशनल ज्योग्राफी जो मैगजीन है यहाँ अमेरिका की, उन्होंने वर्ल्ड के बिगेस्ट 15 इकोनॉमीज का सर्वे किया। पिछले 3 साल से ये सर्वे करते आए हैं और हर साल, तीनों सालों में, 2008 में और 9 और 10 में पहले और दूसरे नंबर पे भारत और चीन की जो इकोनॉमीज है वो आज भी सबसे ज्यादा ग्रीन कही गई है। क्योंकि वहां के जो लोग आज भी रहते हैं, तो जो बहुतायत जो है लोगों की, वो आज भी अपनी जरूरतों को एक सीमा में उन्होंने रखा है। आज भी वो जब उनका जो भोजन है वो इतना सादा और इतना सीमित है और इतना शाकाहारी ज्यादातर है कि जो प्रकृति के जो संसाधनों का दुरुपयोग होना चाहिए जिस रफ्तार से हो सकता है, आबादी इतनी बड़ी है लेकिन उनकी जरूरतें इतनी सीमित हैं कि आज भी वो सबसे ज्यादा सो कॉल्ड ग्रीन है। इसी तरह से आज जो वाहनों का जो उपयोग यहाँ पे हम देखते हैं ज्यादातर दुरुपयोग है, लेकिन वहां आज भी ज्यादातर लोग आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज्यादा करते हैं। कार भी अगर रखेंगे लोग तो कारपूल करेंगे। तो इस तरह से वाहनों का भी उपयोग जो है वो आज भी सीमित है। तो भोजन हो गया, वाहन हो गया, और घर जो है आज भी, अब हम यहाँ के घर देखें और वहां के घर देखें एशिया में, तो घरों में आज भी एयर कंडीशनर या हीट, इट्स लाइक अ लग्जरी। तो ज्यादातर घर आज ऑटोमेटिकली आज भी ग्रीन है। आज भी हमारे घरों में वहां पे गर्म पानी नहीं मिलेगा नहाने के लिए, मतलब आपको सीमित मात्रा में गर्म पानी मिलेगा। यहाँ की तरह नहीं कि 24 घंटे गर्म पानी भी है और एसी भी साथ में है। आपको एयर कंडीशनर भी चाहिए यहाँ पे और गर्म पानी भी नहाने के लिए चाहिए। तो इस तरह से जो वहां का जो रहन सहन है, जीवन शैली है, जो आज सोचने का जो तरीका है हजारों सालों से, वो इस तरह से है कि जरूरतों को कम रखा गया है। अगर हम चाहते, हमारे 1700 साल 18वीं सदी तक भारत और चीन विश्व की सबसे 2 बड़ी महाशक्तियां थी इकोनॉमी के तौर पे। वी कंट्रोल 70% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल वी कंटिन्यू टू लिव सस्टेनेबली विद द नेचर। हाउ दैट हैपेंड? वो कैसे हुआ? हिंदी में ज्यादा बोलना है क्योंकि हिंदी यात्रा है। तो नहीं, हिंदी मेरी मातृभाषा भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी हिंदी सुन के और मुझे बोलते हुए भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी इंग्लिश बीच में आ जाएगी। तो जिस तरह से हमने हमारी जो शिक्षाएं थी, हमारी परंपराओं की जो शिक्षाएं थी, उसको हमने इस तरह से रखा हमारे जीवन के साथ में कि हम हजारों सालों तक हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा। जैसे मोहम्मद इकबाल जो बहुत बड़े पाकिस्तान के शायर हैं, पहले हिंदुस्तान में थे,
उन्होंने लिखा था ये कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वाह वाह, तो क्या बात है वो बात यही है कि हमने अपनी परंपराओं को हमेशा साथ में लेके चले, हम अंधाधुंध दौड़ में कभी नहीं बहे। आज भी हम देखें, जाते हैं हम एशिया, जब भारत जाते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में भी आज भी लाखों लोग लाइन में खड़े होके गणपति भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। युवा लोग भी, जो हमको लगता है कि अरे 21st सेंचुरी है, आज सेल फोन है, रिंगटोन है और क्या नहीं, वाईफाई है, इंटरनेट है, आईपॉड है, व्हाट नॉट वी हैव, बट स्टिल इवन द यूथ आर सो कनेक्टेड विद देयर फेथ एंड देयर ट्रेडिशंस दैट इवन टुडे दे हैव लॉट ऑफ फेथ एंड दे वांट टू कंटिन्यू देयर ट्रेडिशंस। हाँ, कुछ बुरी बातें भी हम सीख रहे हैं पश्चिम से, लेकिन बुरी बातों के साथ अगर हम अच्छी बातें भी सीखे पश्चिम की, तो हम पाश्चात्य होते हुए भी हम अपनी परंपराओं को, अपनी सभ्यता को, अपनी इकोलॉजी को, अपनी प्रकृति के संसाधनों को बचा पाएंगे। जैसे हम आज पश्चिम हम देखें तो यहाँ पे ग्रीन बनने की आज अवेयरनेस वापस एक बार आ रही है। जैसे हम बड़े बड़े शहरों में देखें तो रिसाइकलिंग का वापस ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे, तो ये बात अच्छी भी है यहाँ पे। तो हम पश्चिम की कुछ बुरी बातें जो सीख रहे हैं, उनके साथ साथ अगर अच्छी बातें भी सीखें तो हम ये बचा पाएंगे हमारे संसाधन में। रुकता हूँ अभी। तो चलिए मित्रों, हमारी बातचीत चलती रहेगी। डॉक्टर पंकज जैन जी जो प्रकृति के साथ उन्होंने जो अनुभव, जो रिसर्च किया है, वो आपके साथ बांट रहे हैं। पुस्तक भी इनकी आ चुकी है और यूएनटी डेंटन में ये असिस्टेंट प्रोफेसर है रिलीजियस स्टडीज के, और इनकी बुक भी आ चुकी है, धर्म एंड इकोलॉजी ऑफ हिंदू कम्युनिटीज, और अच्छी बातें बता रहे हैं प्रकृति से जुड़ने की बात। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं हिंदी का विशेष कार्यक्रम हिंदी यात्रा, जिसमें बातें आज हो रही हैं प्रकृति की कारण कि आज है विश्व पर्यावरण दिवस। तो जैसा कि जानते हैं, कुछ मिनटों हमारा ब्रेक भी होगा और ब्रेक के बाद पुनः हम बातचीत करेंगे डॉक्टर पंकज जैन से और कुछ जाने। मित्रों, बातचीत चल रही है प्रकृति की। कहते हैं कि प्रगति एक प्रयोगशाला भी है, जिनकी बुद्धि जो विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, और प्रकृति एक पाठशाला भी है मनुष्यता का। अच्छे मनुष्य बनने की पाठशाला है प्रकृति। कवि या गीतकार हो, सबों को आकर्षित किया है प्रकृति ने। कोई चित्र बनाता है, कोई मूर्तियां बनाता है, कोई कविताएं लिखता है, कोई गीत लिखता है। सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है मदिर परिवर्तनशील प्रकृति। मित्रों, ब्रेक के बाद हमारी बातचीत पुनः होगी डॉक्टर पंकज जैन से। सच बताऊं तो हर चीज की हद होती है। अब सब्जी मंडी को ही देख लो। ये कौन नहीं जानता कि सब्जी मंडी से सस्ता और किफायती कोई नहीं, पर उनकी ये मजाल, वो अब मई 1 से अगस्त 15 तक की जाने वाली हर खरीद पे आपको देंगे 5% कैशबैक। बस अपनी रिसीट दिखाओ और अगस्त 14 और 15 को ले जाओ 5% कैशबैक। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5%। अब बताओ, कर दी ना हद सब्जी मंडी ने। Roma Palace Restaurant and Banquet Hall. With beautiful ambience and mouth-watering delicacies, Roma Palace offers a wide variety of lunch and dinner choices. Get a lip-smacking lunch buffet for just $5.99
$4.99. You can even get your favorites in an extensive a la carte menu during dinner at Roma Palace. And to make your events more special, book your next party at Roma Palace Banquet Hall. For all those special occasions, Roma Palace Banquet Hall, one place where you don't have to worry about making your event a memorable one, because we will make sure it is. Roma Palace Banquet Hall, located next to